नई दिल्ली, डार्क रूम। एक आदमी एक लड़की को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ उसे रूम के अंदर लेकर आया। वह लड़की रो रही थी। उस आदमी ने उस लड़की को ले जाकर बेड पर फेंक दिया। वो लड़की रोते हुए अपना सिर नाक में हिला रही थी। उसकी झील सी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह उस आदमी से गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके मोटे मोटे आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे और वह अपनी आंखों से विनती कर रही थी, लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसे खींचकर थप्पड़ मारते हुए कहा, वैसे तो तू किसी काम की है नहीं, लेकिन तेरा ये हुस्न लाजवाब है। मैंने तुझे आज एक रात के लिए सोल्ड कर दिया है। तुझे मेरा ये काम करना होगा उसके बाद। उस आदमी ने उस लड़की के हाथों को जबरदस्ती बांध दिया और फिर उसके पैरों को भी बांध दिया। वह लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, पर उसकी आंखें उससे भीख मांग रहे थे। उस आदमी ने बेहरमी से उस लड़की का मुंह दबाते हुए कहा, तुझे क्या लगा तुझे बस मुफ्त में ऐश से रहने को मिलेगा? कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उस लड़की की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसका चेहरा रो रो कर लाल पड़ गया था। वह नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। उस आदमी ने उसे दूर झटका और रूम से बाहर चला गया। वह लड़की डर के मारे कांप रही थी और अपने हाथ की रस्सी को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही थी। वह मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाजा खुला और कोई शख्स बड़ी आकृति का अंदर दाखिल हुआ। उस शख्स ने दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर वो बेड पर पड़ी लड़की खुद में सिकुड़ गई। उस आदमी की आहट ने उसे डरा दिया था। वह आदमी भी नशे में लड़खड़ा रहा था। उसने बेड पर उस लड़की को देखा और फिर धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। वह एकदम से बेड पर आया और उस लड़की को देखने लगा, जो कोमल सी गुड़िया की तरह कांप रही थी। उसके बाद उसने उस लड़की को अपने पास खींच लिया और उस शख्स के वासना भरी नजरें उस मासूम लड़की के छोटे से चेहरे पर ठहर गए और अगले ही पल वो उस पर टूट पड़ा। वो शख्स उसे डीप किस करने लगा। वह लड़की छटपटाने लगी। वह अपनी गर्दन नाक में हिलाकर उसे मना कर रही थी और उससे खुद को छोड़ने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक न सुनी। फिर एक झटके में उसने उस लड़की के कपड़ों को फाड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिए। इस बीच वह लड़की एक बार फिर से अपने हाथों में बंधे रस्सी को अपने मुंह से खोलने की कोशिश करने लगी। वह किसी तरह यहां से बचकर भाग जा रही थी, लेकिन वह नाजुक सी कुछ न कर पाई। वो शख्स तुरंत उस लड़की के हाथों को पकड़ ऊपर कर दिया, फिर उसके बदन पर अपने हाथ चलाने लगा। उस आदमी के हाथों को खुद के बदन पर महसूस कर वो लड़की को अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। कुछ ही मिनटों बाद उस लड़की के आंखों से बेतहाशा आंसुओं बहने लगे। उस लड़की की घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रहे थे। देखते ही देखते वह उसके अंदर समा गया और वह लड़की चाहकर भी चीख नहीं पाई और दर्द ने उसके आंसुओं का रूप ले लिया। उसके होंठ कांपने लगे। रात भर उसे यह दर्द तिल तिल मारता रहा और वह अपनी आत्मा तक को महसूस न कर पाई। लाचार और बेबसी सब कुछ बर्दाश्त करती रही। झटके से किसी की आंखें खुल गईं और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बहकर उसके गाल पर आ गया। एयरपोर्ट। लंदन से न्यू दिल्ली के लिए फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है। फ्लाइट के अंदर इकोनॉमी क्लास में एयर होस्टेस सभी को स्नैक्स डिलीवर कर रही थी। जैसे ही वो एयर होस्टेस सभी को स्नैक्स देने के बाद वहां से जाने लगी, तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आया और उस एयर होस्टेस के कपड़े को पकड़कर उसे हिलाने लगा। एयर होस्टेस, जो कि अभी अपने सामान को एक साइड रख रही थी, अचानक ऐसे किसी के खींचने पर उसने नीचे की तरफ देखा। उसे एक बहुत ही प्यारा और मासूम सा बच्चा दिखाई दिया, जिसकी भूरी आंखें टकटकी लगाए एयर होस्टेस को देख रहे थे। इतने क्यूट और प्यारे बच्चे को देख एयर होस्टेस के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी तो उस बच्चे पर से नजरें ही नहीं हट रही थी। उस बच्चे ने ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पर ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था। उसने ब्लैक कलर की हैट भी पहन रखी थी। उसके छबी चीक्स हल्के रेड रंग के थे। वो बिल्कुल किसी मलाई की तरह सॉफ्ट लग रहा था। वहीं वहां इकोनॉमी क्लास में बैठे सभी लोगों की भी नजरें उस बच्चे पर ही चली गईं। सभी बस टकटकी लगाए उस क्यूट से बच्चे को देख रहे थे। असल में कोई भी उस बच्चे की पेरेंट्स को इग्नोर नहीं कर पा रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने आज से पहले इतने क्यूट और प्यारे बच्चों को देखा ही नहीं हो। कोई भी अपनी नजरें उस बच्चे पर से हटा ही नहीं पा रहा था। एयर होस्टेस भी उस नन्हे से बच्चे को कुछ सेकंड्स तक देखती रही और फिर अपनी भौहें उचकाकर बहुत ही प्यार से उस बच्चे की गाल को टच करते हुए बोली, फैट हैपेंड बेबी। वो बच्चा उस एयर होस्टेस के पूछने पर अपनी प्यारी सी वॉइस में बोला, आई वॉन्ट ए चॉकलेट। इतना बोलकर वो बच्चा अपने नन्हे नन्हे फ्लफी हाथ को उस एयर होस्टेस की तरफ बढ़ा दिया। एयर होस्टेस उस नन्हे से बच्चों के इतनी प्यारी सी वॉइस को सुन मुस्कुराई। उस बच्चे की इतनी प्यार से बोलने पर वो एयर होस्टेस ने तुरंत एक चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो बच्चा चॉकलेट को देखते ही खुश हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक सी आ गई। वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, थैंक यू। ये सुनकर एयर होस्टेस प्यार से उस बच्चे के दोनों गालों को टच करके हुए बोली, यू आर सो स्वीट। तभी वो बच्चा भागते हुए नन्हे नन्हे पैरों से बिजनेस क्लास की तरफ चला गया। एयर होस्टेस ने जब यह देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि वह बच्चा बिजनेस क्लास से जनरल क्लास में आ गया था। तभी वहां पर एक और एयर होस्टेस आई तो वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है रीटा, किधर देख रही है? रीटा उस लड़की के बोलने पर जवाब देते हुए बोली, यार प्रिया, देखना कितना प्यारा बच्चा है। अभी अभी वो आया और मुझसे चॉकलेट लेकर गया है। सच में बहुत ही खूबसूरत था वो। इतना प्यारा बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये सुनकर वह एयर होस्टेस भी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी उस बच्चे को देखना चाहूंगी। अभी वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक और छोटा सा बच्चा आया और वो उस एयर होस्टेस के कपड़े को पकड़कर खींचते हुए उसे बुलाने लगा। एयर होस्टेस ने जब नीचे की तरफ देखा तो उस बच्चे की तरफ देख वो चौंक गई और वो तुरंत उससे बोली, क्या हुआ बच्चा, आप वापस क्यों आए? जैसे ही एयर होस्टेस ने ये कहा, उस बच्चे का मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, मिस, मैं पहली बार आया हूं, क्या आप मुझे चॉकलेट दोगी? वो एयर होस्टेस ये सुनकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो बच्चा, अभी तो तुम मुझसे चॉकलेट लेकर गए थे। एयर होस्टेस की बात सुन उस बच्चे ने फिर से अपने मुंह को फुल लिया और बोला, मिस, मैंने बोला ना कि मैं पहली बार आया हूं। वो जो अभी यहां से चॉकलेट लेकर गया है वो मेरा भाई है। अब एयर होस्टेस को सब समझ आ गया और वो हंसते हुए बोली, तो तुम दोनों ट्विंस हो राइट? ये सुन वो बच्चा कुछ नहीं बोला और अपने हाथ को आगे फैला दिया। ये देखकर एयर होस्टेस ने जल्दी से चॉकलेट को निकाला और उस बच्चे को दे दिया। बच्चा बिना कुछ बोले तेजी से भागते हुए बिजनेस क्लास की तरफ चला गया। साथ में खड़ी दूसरी एयर होस्टेस उससे बोली, तो तुम इसी बच्चे की बात कर रही थी? उस दूसरी एयर होस्टेस की बात सुन वो एयर होस्टेस हंसते हुए बोली, हाँ, उसी का भाई था। अच्छी नहीं, उसने क्या कहा कि वो उसका भाई था। यार सच में दोनों बच्चे कितने क्यूट हैं, सो स्वीट यार। बच्चे हो तो ऐसे, इन बच्चों से तो नजर ही नहीं हट रही है मेरी। उसकी बात सुनकर दूसरी एयर होस्टेस यानी कि प्रिया भी हंसते हुए बोली, तू बिल्कुल सही कह रही है रीटा, ये बच्चा सच में बहुत ही क्यूट था। अभी वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर एक और बच्चा भागते हुए आया और वो दूसरी एयर होस्टेस यानी कि प्रिया के कपड़े को पकड़कर हिलाने लगा। प्रिया ने जब नीचे देखा तो वो अपने सामने वहीं क्यूट से बच्चे को देखकर थोड़ा हैरान हो गई और फिर हंसते हुए बोली, क्या बात है बच्चा, अभी तो आप चॉकलेट लेकर गए थे, अब क्या हो गया? ये सुनते ही वो दूसरी एयर होस्टेस यानी कि रीटा भी हंसकर बोली, हाँ, अभी तो आप चॉकलेट लेकर गए थे, फिर आप दोबारा क्यों आए? ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर यू बेटा। जैसे ही रीटा ने ये कहा, उस बच्चे की भौहें तन गईं। वो अपने नाक फुलाते हुए बोला, मिस, आपको मुझे चॉकलेट देना है तो दो, मुझे ये लेक्चर मत दो, मुझे आपकी ये ड्रामेटिकल लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस बच्चे की ऐसी बातें सुनकर रीटा और प्रिया दोनों ही हैरान रह गईं। दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। फिर रीटा उस बच्चे के गाल को हल्का सा टच करते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो बच्चे, मैं तो बस तुम्हें बता रही थी कि ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, और अभी तो तुम चॉकलेट लेकर गए हो ना।
रीटा की बात सुनकर वो बच्चा उसी तरह गुस्से से रीटा की तरफ घूरते हुए बोला, वो मैं नहीं था, वह मेरे दोनों भाई थे। ये सुनते ही प्रिया और रीटा बिल्कुल ही चौंक गईं। वो दोनों एक साथ ही बोली, क्या तुम लोग ट्रिपलेट्स हो? वो बच्चा एक बार फिर से अपने हाथ को आगे फैलाया और गुस्से से बोला, आप मुझे बस चुपचाप चॉकलेट दीजिए। उस एयर होस्टेस ने गहरी सांस ली और एक चॉकलेट निकालकर उस बच्चे को दे दी। उसके हाथ से चॉकलेट लेकर वो बच्चा भागते हुए बिजनेस क्लास की तरफ चला गया। अभी प्रिया और रीटा हैरान होकर एक दूसरे से बातें कर ही रही थीं कि तभी एक बच्चा फिर से आया और ऐसे ही चॉकलेट मांगने लगा। अब तो उन्हें थोड़ा अजीब लगने लगा। ये क्या है? 3 तक तो समझ में आता है, पर ये चौथा बच्चा? अब उन दोनों को लगा कि शायद यह बच्चा उन्हें बेवकूफ बना रहा है। उन्हें लगा कि एक ही बच्चा है जो बार-बार चॉकलेट लेकर जा रहा है। ऐसे ही 5वां बच्चा भी आया और फिर 6वां भी। वो जाकर उस एयर होस्टेस के सामने अपने नन्हे हाथों को फैलाकर बोला, आपने मेरे सारे भाइयों को चॉकलेट दी है, पर मुझे नहीं दी। मुझे भी चॉकलेट चाहिए। बेटा, इस तरह से झूठ नहीं बोलते। इट्स बैड मैनर्स। आप एक ही हो ना और आप बार बार ऐसे आकर हमसे चॉकलेट मांग रहे हो? प्रिया उस बच्चे को समझाते हुए बोली, जिस पर वो बच्चा एयर होस्टेस की तरफ देखते हुए बोला, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूं। प्रिया ने अपने हाथों में चॉकलेट लिया था। ये देखकर उस बच्चे ने प्रिया के हाथों से चॉकलेट छीन लिया और भागते हुए बिजनेस क्लास की तरफ जाने लगा। इस समय वो एयर होस्टेस उसे रोकते हुए बोली, रुको रुको, जरा मैं भी आती हूँ। मैं भी तो देखूं तुम्हारे कितने भाई हैं। ये सुनकर वो बच्चा अपने टिमटिमाती हुई आंखों से एयर होस्टेस की तरफ देखकर बोला, आइए मिस, मैं आपको अपने भाइयों से मिलाता हूँ। उन दोनों एयर होस्टेस को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, फिर दोनों चलते हुए उस बच्चे के पीछे गईं, तो वहां पर बिजनेस क्लास में आ गईं और अपने कदम उस तरफ बढ़ाने लगीं, जहां पर वह बच्चा खड़ा था। वहां पर आते ही रीटा और प्रिया की आंखें फटी कि फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सीट पर 3 बच्चे बैठे हुए थे, जो कि बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। तीनों के फेस बिल्कुल सेम थे और उन तीनों ने ड्रेस भी एक जैसा ही पहन रखा था। तभी प्रिया की नजर पीछे की सीट पर गई तो वो चौंक गई, क्योंकि वहां भी तीन तीन बच्चे बैठे थे और वो तीनों बच्चों के भी फेस एक जैसे थे। उन तीनों ने भी वैसा ही ड्रेस पहन रखा था। प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसका सिर चकरा गया, जैसे उसने 8वां अजूबा देख लिया हो। एक जैसे 6-6 बच्चे, इट मीन्स 6 टू प्लेट्स। ओएमजी, क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? ये कहते हुए वो अपने आंखों को मलने लगी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सेम फेस वाले 6 बच्चों को एक साथ देख रही है। वहीं हाल रीटा का भी था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह भी हैरत में थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा जैसे अब भी हैरान होकर वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाएगी। पहले तो उन्हें यह लगा था कि ये बच्चे ट्रिपलेट्स हैं, पर आगे के बच्चों को देखने के बाद उनका भ्रम टूट गया। तभी एयर होस्टेस रीटा की नजर उन बच्चों के पास बैठी एक लड़की पर गई, जो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर बैठी थी। रीटा ने उस लड़की से पूछा, मिस, क्या ये आपके बच्चे हैं? वो लड़की, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी, एयर होस्टेस के पूछने पर जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही उसके बगल में बैठे उन तीनों बच्चों में से एक बच्चा बोला, मासी, आप भी चॉकलेट खाओगी? ये सुनते ही दोनों एयर होस्टेस को पता चल गया कि ये इस लड़की के बच्चे नहीं हैं, यानी कि इन 6 बच्चों की मम्मा नहीं है। अब वो दोनों काफी क्यूरियस थीं, ये जानने के लिए कि इन 6 बच्चों की मम्मा कौन है। प्रिया ने तुरंत उस लड़की को देखा और सवाल किया, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप बता सकती हो कि इन बच्चों की मॉम कौन है? वो लड़की प्रिया की तरफ सिर घुमाकर अजीब तरह से देखी, जिस पर प्रिया हंसते हुए बोली, वो क्या है ना, ये बच्चे बार बार बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में आ रहे थे, तो वहां आना उनके लिए सेव नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही थी, बस और कोई रीजन नहीं है। उस एयर होस्टेस की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रही उनकी मॉम। दोनों एयर होस्टेस, यानी कि प्रिया और रीटा, सामने की तरफ देखने लगीं, जहां से खूबसूरत लड़की
अपने लंबे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए आ रही थी। उसकी खूबसूरती को तो रीटा और प्रिया भी देखती रहीं। मम्मा 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 मम्मा, बच्चे चिल्लाकर बोले। वो दोनों एयर होस्टेस सामने खड़ी थीं। तभी एक पतली दुबली सी नाजुक से लड़की, जिसकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं थी, करीब 5 फुट 1 इंच उसके बाल कंधे तक आते थे। वह अपने बालों की लाटों को कान के पीछे करते हुए आगे बढ़े। उसने एक शॉर्ट स्कर्ट के ऊपर व्हाइट कलर का शर्ट, उसके ऊपर जैकेट पहन रखा था। दिखने में वह एक फेमस बिजनेस विमेन की तरह लग रही थी। वह दोनों एयर होस्टेस उस लड़की को देख चौंक गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये 6 के 6 बच्चे, वह भी जो बिल्कुल सेम फेस वाले हैं, सेक्स टपलेट्स की मम्मा हैं। कहाँ हो नाजुक सी पतले दुबले सी लड़की, और कहाँ उनके 6 बच्चे। वह दिखने में बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसकी पर्सनालिटी में अलग सा चार्म था। वह लड़की चलते हुए आगे बढ़ी और सीट पर आकर बैठ गई। उस लड़की के बैठे ही वह बच्चे भागते हुए अपनी मम्मा के पास आकर लिपट गए। एक बच्चा अपनी मम्मा के बाजू को पकड़ते हुए बोला, मम्मा। फिर वहीं दूसरा बच्चा दूसरी तरफ से पकड़ने लगा। ऐसे करके एक एक करके सारे बच्चे आकर लिपट गए। छोटा बच्चा, जो सबसे छोटा था, वह उस लड़की के पैरों से आकर लिपट गया। वह लड़की मुस्कुराते हुए उस बच्चों को अपने गोद में ले लेती है और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोली, मेरा बेटू। तभी वह बच्चा भी मुस्कुराकर अपने मम्मा के गाल पर किस करते हुए बोला, मम्मा आई मिस यू। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुराई और बोली, मिस यू टू बेटू। एक पल के लिए उन दोनों एयर होस्टेस को यही लगा था कि शायद ये 6 बच्चे उस लड़की के नहीं होंगे, पर बच्चों को इस तरह से अपने मम्मा के पास आते देखा और उनसे लिपट कर मम्मा मम्मा बोलते हुए देखा। वह दोनों समझ गए कि ये 6 बच्चे उसी लड़की के हैं। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए वह दोनों एयर होस्टेस उस लड़की की तरफ देखते हुए बोले, हेलो मैम। वह लड़की, जो कि दिखने में जितनी मासूम थी, उतने ही रूड और एरोगेंट भी थी। वो उन दोनों को अजीब नजरों से देखती है, जिससे वह एयर होस्टेस थोड़ी घबरा गई। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए बोले, वह मैम, हमें पूछना था कि ये 6 बच्चे आपके ही हैं। जैसे ही उसे लड़की ने यह सुना, वह अपने भौहें उचकाते हुए उन दोनों एयर होस्टेस को घूरने लगी, जिससे वह दोनों हॉस्टेस बुरी तरह से डर गई, क्योंकि वह लड़की उन दोनों को वार्निंग वाला लुक दे रही थी। फिर वह दोनों मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी सॉरी मैम, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। वह क्या है, ये 6 बेबी बहुत ही क्यूट है ना, हमारी तो नजरें ही उनसे नहीं हट रहे। वही, वह लड़की अपने गोद में पड़े सबसे छोटे बेटे के बालों को सहला रही थी। अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने उन दोनों एयर होस्टेस की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपने बच्चों से बात करते हुए बोली, आप लोगों ने डिनर किया? वो सभी बच्चे मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिए। तभी वह छोटा वाला बच्चा अपनी मम्मा के गले में अपने दोनों बाजुओं को लपेट लिया और प्यार से बोलने लगा, मम्मा आप डिनर कर लो। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुराई और एक बार फिर से अपने बेटे के गाल पर किस करती है। ऐसा करते देखा बाकी के 5 बेबी उस बच्चे को घूर कर देखने लगे। उन सभी के मन में यही चल रहा था कि यह हमेशा से ही मम्मा का लाडला रहा है और हमेशा मम्मा इसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। इसी का ये फायदा उठाता है वही वह छोटा बेबी अपने मम्मा के गोद में से तिरछी निगाहों से अपने बाकी भाइयों की तरफ इस तरह देखा, जैसे मानो वह उन्हें चिढ़ा रहा हो कि देखो मम्मा, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तुम लोगों को नहीं। प्री प्रिया रीटा दोनों ही कुछ देर तक वहीं खड़ी रही है और फिर वह दोनों उन सभी बच्चे को एक एक चॉकलेट पकड़कर वहां से चली गई। वह दोनों जाते हुए भी बहुत हैरान थी। उनके चेहरे पर अभी भी हैरत बनी हुई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा। उन दोनों एयर होस्टेस के जाने के बाद वह लड़की अपनी फ्रेंड की तरफ देखते हुए बोली, मोमो, ये बताओ, इन सब ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? जैसे ही उसकी फ्रेंड ने उसकी बात सुनी तो कहा, तुझे नहीं पता जख्म, इन सब ने मुझे बहुत तंग किया है। मैं तो इन सब के पीछे भागते भागते थक गई, पर यह सब भाग भाग कर बार बार इकोनॉमी क्लास में जा रहे थे। इसी कारण तो वह दोनों एयर होस्टेस भी यहां आ गई थीं।
अपनी फ्रेंड मोमो की बात सुनकर जख्म अपने सभी बच्चे की तरफ घूर कर देखने लगी, जिससे वह सभी बच्चे डर से अपनी आंखों को नीचे झुका लिए और अपनी प्यारी सी आवाज में बोले, सॉरी मम्मा, हॉट सॉरी नेक्स्ट टाइम। अगर ऐसा कुछ हुआ, आप लोगों ने मासी को परेशान किया, देन आई विल पनिश यू ऑल। यू नो वेरी वेल कि मम्मा कैसे पनिश करती हैं। जख्म अपनी रूड वॉइस में अपने सभी बच्चों को डांटते हुए बोली, जिससे वह सभी बच्चे सहम गए और अपनी मासूम निगाहों से अपने मम्मा की तरफ देखने लगे। पर जख्म अपने सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसे अच्छे से पता था कि उसके बच्चे कितने स्मार्ट हैं। वह हमेशा ऐसे ही गलतियां करके मासूम सा चेहरा बना लेते हैं और लोग उनकी मासूमियत के कारण उन्हें कुछ नहीं बोल पाते। पर जख्म अपने सभी बच्चे की कारासतानी को बखूबी जानती थी। जख्म सभी की तरफ देखते हुए ऑन्डरिंग टोन में बोली, गो सिट इन योर सीट्स। ये सुनकर सभी बच्चे अपने अपने सीट पर जाकर बैठ गए। छोटा वाला बेबी अभी भी जख्म के गोद में चिपका हुआ था। जख्म उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अवियान, पनिशमेंट आपके लिए भी है, तो ध्यान दें कि मम्मा आपको पनिश ना करें। यह सुनकर वह बच्चा और भी मासूमियत से अपने मम्मा की तरफ देखने लगा। उसकी मम्मा उसे घुरी तो अपने चेहरे को नीचे झुकाकर बोला, ओके मम्मा। जख्म अपने बाकी के बच्चों को देखते हुए बोली, नो मस्ती। कुछ घंटे बाद प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जख्म भी बाहर आई, उसके साथ उसके बच्चे भी चल रहे थे। एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोगों की निगाहें उन बेबीज पर ही टिक गईं। वह बेबीज उसे भीड़ में भी एक अलग ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। सभी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सेम फेस वाले सिक्स बेबी, हाउ कैन पॉसिबल, जो भी देखता बस उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। उन्हें तो अपनी आंखों पर ही बिलीव नहीं हो रहा था। उनके लिए ये किसी अजूबे की तरह था। और वह सभी बच्चे दिखने में इतनी क्यूट और चाबी थे कि न चाहते हुए भी लोग उन सभी को देखने के लिए मजबूर हो रहे थे। मम्मा मम्मा, मुझे शुशु आई है। अयंश अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बड़े ही मासूमियत से कहता है। जख्मा अयंश को तरफ देखकर बोली, ठीक है बेटा, चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। अयांश का अपने भाइयों में 5वां नंबर है। अयांश वॉशरूम को कंट्रोल करने के लिए उछल रहा था। आकांश को ऐसे बंदरों की उछलते हुए देकर जख्म बोली, ओके। तभी बाकी के बेबीज भी यही बोले कि उन्हें भी वॉशरूम जाना है। जख्म अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल चेक किया तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। वह अपनी फ्रेंड मोमो की तरफ देखकर बोली, मोमो यार, ये कॉल अटेंड करना है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो तू प्लीज इन सबको वॉशरूम लेकर चले जा। मोमो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ओके मैं चली जाती हूँ, तू अपना कॉल पिक कर ले। थैंक्स यार। जख्मा नॉर्मल आवाज में अपनी फ्रेंड से बोली और दूसरी तरफ जाकर कॉल पिक कर बातें करने लगी। मोमो के साथ सभी बच्चे वॉशरूम के अंदर चले गए। मोमो बाहर ही खड़ी थी। इस समय एक लंबी चौड़ी आकृति वाला इंसान भी वॉशरूम के अंदर इंटर किया। वह जैसे ही इंटर किया, एक छोटू बेबी जाकर उसके पैरों के पास खड़े होकर बोला, अंकल अंकल। उस शख्स को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपनी नजर पीछे घूमकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं देखा। अंकल अंकल, नीचे खड़ा छोटू, अवियान बोला। फिर वह नीचे नजर किया तो एक छोटा सा बेबी उसके पैर के पास खड़ा था। वह उस बच्चे को घूर कर देखने लगा। अवियान अपनी मासूम सी आवाज में बोला, अंकल, मुझे शुशु आई है, प्लीज ये मेरा पेंट का जीप खोल दो, ये कहीं अटक गई हैं। वह शख्स, जो कि बहुत बड़ा, बहुत ही रूड और एरोगेंट था, पर न जाने क्यों उस बच्चों की मासूम नजरों को देख वह पिघल गया और नीचे झुककर उसे बच्चों के चैन को ओपन करने लगा। अंकल, अंकल जल्दी करो, मुझे बहुत तेज से सूसू आई है, वरना पेट में ही हो जाएगा। वह बच्चे फिर से अपनी प्यारी आवाज में बोला। यह सुनकर वह शख्स उस बच्चे को थोड़ा रूड होकर देखने लगा। फिर वह तुरंत ही उस बच्चे के जाइप को ओपन कर दिया। वह बच्चे भागते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। वह शख्स भी दूसरे वॉशरूम में गया, पर वह वॉशरूम लॉक था। अभी वह शख्स खड़ा ही था कि दूसरे वाले से एक और बच्चे वॉशरूम का डोर ओपन कर बाहर आया और उस शख्स के सामने खड़े होकर हैंड वॉश करने का ट्राई करना लगा। पर वह टैप तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम थी।
तो वह उसकी तरफ देखते हो बोला, अंकल, अंकल मुझे हैंड वॉश करा दो। ये कोई और नहीं अयांश था। उस बच्चे की बात सुन वह शख्स बोला, तुम बहुत जल्दी वॉशरूम से आ गए? अयांश कुछ नहीं बोला। उस शख्स ने अयांश को हैंड वॉश कराया और अयांश वहां से चला गया। इसी समय जैसे ही वह मुड़ा, पीछे वॉशरूम का दूसरे वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और वहां से उसी बच्चे को बाहर आते देखकर उस शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अभी तो मैंने तुम्हें हैंड वॉश कराकर बाहर भेजा था, फिर तुम वापस वॉशरूम के अंदर कैसे चले गए? वह लड़का घूर कर शख्स की तरफ देखा और बोला, वह मैं नहीं हूं, मैं अभी बाहर आया हूं, वह मेरा भाई था। इतना बोलकर वह बच्चा जाकर अपना हैंड वॉश करने लगा और बड़े ही एरोगेंट तरीके से उस शख्स की तरफ एक नजर डालकर फिर तुरंत वहां से बाहर चला गया। ये देखकर उस शख्स को थोड़ा अजीब लगा। वह समझ गया कि हाँ, ये जरूर कोई और ही है, क्योंकि पहले वह जिस बच्चे से मिला था वह तो बहुत ही मासूम था। अभी वह वहीं खड़ा ही था कि तभी पीछे से एक दूसरा आदमी आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ यार, तू यहां अभी तक क्यों खड़ा है? चलना नहीं है? वह शख्स कुछ नहीं बोला, अपनी ही सोच में उलझ कर रह गया। वह अब भी अपनी जगह खड़ा था, जिस पर वह लड़का बोला, तू मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर पिक करने आया था या यहाँ वॉशरूम करने के लिए? उस लड़के की बात पर वह शख्स ने उसे घूर कर देखा और उसे इग्नोर करके तेज कदमों के साथ वॉशरूम से बाहर निकल गया। बाहर आते ही शख्स की नजर वहां खड़ी एक लड़की पर गई, जो कि कोई और नहीं मोमो थी। उसके पास वह दो बच्चे खड़े थे। वह शख्स तिरछी निगाहों से उस लड़की की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें दोनों बच्चे पर गए। दोनों की सेम फेस देखकर वह समझ गया कि यह दोनों ट्विंस हैं। सिर्फ वह अपने शर्ट के पॉकेट से ब्लैक कलर का गोगल्स निकाल और अपने आंखों पर लगा लिया। वहीं उसके फ्रेंड ने भी उन दोनों बच्चे को देख लिया था। वह मुस्कुराकर बोला, यार चाहे कुछ भी कहो, बच्चे बहुत ही क्यूट है, पर उन दोनों बच्चे में से एक बेबी थोड़ा खड़ूस लग रहा है, बिल्कुल तेरी तरह। जैसे ही उसने ये सुना, उसकी नजर ऑटोमेटिक उस बच्चे पर चली गई, पर फिर वह सर्द निगाहों से अपने दोस्त की तरफ देखता है और बोला, क्या कहा तूने खड़ूस? क्या मैं तुझे खड़ूस लगता हूं? जिस पर उसका दोस्त हंसते हुए बोला, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, चलना चलते हैं। वह दोनों दूसरी तरफ बढ़ गए। वहीं अब तक 6 बच्चे वहां वॉशरूम से बाहर आ गए थे। जख्म की भी बातें पूरी हो गई थी। वह कॉल कटकर अपने बेबीज के पास आई। फिर वह सभी एयरपोर्ट से बाहर निकले। अब बाहर निकलते हुए भी जितने लोग भी थे, सभी की नजरें उन बच्चों पर ही चली जाती। वह बच्चे भागते हुए बाहर आए तो उनके लिए कार पहले से ही वहां मौजूद थी। कार के पास एक ड्राइवर खड़ा था। एक बच्चा भागते हुए ड्राइवर के पास गया और मुस्कुराकर बोला, अरे अंकल, अरे अंकल। वह ड्राइवर उन बच्चों की प्यारी सी आवाज सुनकर तुरंत उन्हें देखने लगा। आकांक्ष बच्चों कैसे हो? ये सुनकर वह बच्चे मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम आकांक्ष नहीं है, वह तो मेरे भाई का नाम है, मैं तो एकांश हूं। उस बच्चे की बात सुन ड्राइविंग मुस्कुरा दिए। फिर सभी आकर कारण बैठ गए। मोमो फ्रंट सीट पर ड्राइवर के पास बैठ गई। वही बैक सीट पर जख्म के साथ उसके सारे बच्चे थे। छोटा बेबी जख्म के गोद में था और बाकी के उसके अगल बगल बैठे हुए थे। एयरपोर्ट से निकलते हुए वह सभी बच्चे विंडो से बाहर की तरफ देख रहे थे। अचानक ही वहां पर वो शख्स और उसका दोस्त दोनों ही बाहर आए, एग्जिट की तरफ आ रहे थे। पर अचानक ही उनमें से एक की नजर उस कार की तरफ गई तो वह चौंक गया। सेम फेस वाले इतने बच्चों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह 6 बेबी विंडो से बिल्कुल चिपक कर खड़े थे। उन सभी छबी चिक्स एक दूसरे से चिपके हुए और विंडो से लगे हुए थे। उस लड़के ने उन सबको देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हैरानी के कारण उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। हैरत से बोला, हाउ कैन पॉसिबल, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? वह अपने दोनों हाथ से आंखों को रब करने लगा। कुछ देर बाद वह एक बार फिर से सामने की तरफ देखा। तब तक वह कार वहां से आगे निकल चुकी थी। वह अभी भी अपनी बड़ी आंखें मुंह खुल कार को देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसे लड़के के कंधे पर आकर हाथ रखा, जिससे उस लड़के की बुरी तरह से चीख निकल गई। ओए,
वो लड़का पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर उसका दोस्त कायांश वालिया खड़ा था। कायांश ने अपनी एक भौहें उचकाया, जैसे मानो बोल रहा हो, क्या तू पागल है? वही वो लड़का हंसते हुए बोला, अरे यार तू था, तूने तो मुझे डरा ही दिया। जिस पर कायांश ने उसे इग्नोर करके अपने कार की तरफ बढ़ गया। तभी वो लड्डे डिक्का कायांश के पीछे आते हुए बोला, यार तुझे पता है, आज मैंने एक अजूबा देखा या फिर नहीं देखा। क्या किया यार? मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तू खुद ही कंफ्यूज प्राणी है, तो तेरा कंफ्यूज होना तो बनता है। कायांश आगे बढ़ते हुए एक तंज भरी आवाज में अपने दोस्त से बोला और आगे जाकर अपनी कार में बैठ गया। उसके फ्रेंड ने अजीब तरह से मुंह बनाया और वो भी कार की दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। एक साथ गाड़ियों का काफिला वहां से रोड पर दौड़ने लगा। होटल पैराडाई, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से होटल के सामने आकर कार रुकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकाला और बैक साइड का डोर ओपन किया तो एक एक करके सारे बच्चे बाहर आ गए। जख्मा एक बच्चे को अपनी गोद में लिए आगे बढ़ने लगी। वहीं बाकी के 5 बच्चे उसके आगे पीछे चल रहे थे। वहीं उनके पीछे जख्म की फ्रेंड मोमो भी थी। जैसे ही वो सब होटल के अंदर इंटर किया, वहां रिसेप्शन एरिया में बैठे सभी लोगों की नजरें उन सब पर ठहर गईं। सभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उन 6 बच्चे को देख रहे थे। उन सबको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कितनों ने तो अपने चश्मे को निकालकर कई बार उसे साफ करके देखा ताकि उन्हें सब कुछ क्लियर दिखे। पर सेम फेस वाले 6 बच्चों को देख सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। उससे भी ज्यादा तो सब तब हैरान हुए जब उन लोगों ने उन 6 बच्चे की मम्मा को देखा, जिसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये नाजुक सी लड़की ने एक साथ इन 6 बच्चे को पैदा कर सकती हैं। वो सभी बच्चे जख्म के आगे पीछे खड़े होकर मम्मा मम्मा कर रहे थे, जिससे सभी को यकीन हो गया था कि इन सभी बच्चों की मम्मा वही पतली दुबली सी लड़की हैं। भले ही जख्म दिखने में बहुत नाजुक सी थी, पर उसके चेहरे को देख कोई नहीं बता सकता था कि वो मासूम है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही रूड और एरोगेंट लगती थी। रिसेप्शन से रूम की कार्ड लेकर जख्म और मोमो सभी बच्चों के साथ वहां से रूम की तरफ बढ़ गई। जख्म ने काफी बड़ा रूम लिया था ताकि उसके सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही सभी बच्चे रूम में पहुंचे, सब यहां वहां चलने लगे। तभी उनके कानों में जख्म की तेज आवाज पड़ी, व्हाट हैपेंड? ऑल ऑफ यू बिहेव योरसेल्फ एंड जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाओ। इतना बोलकर जख्म अपने पर्स को एक साइड रखा और फिर अपनी फ्रेंड मोमो की तरफ देखते हुए बोली, मोमो, तब तक तुम सभी के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दो। जख्म की बात सुन मोमो ने बस हाँ में अपनी पलकें झपका दी। अपनी मम्मा की तेज आवाज सुनकर सारे बच्चे स्टैचू की तरह जम गए और एक दूसरे को देखते हुए घूरने लगे। कुछ देर बाद सभी बच्चे वॉशरूम में थे। जख्म सभी बच्चों को एक एक करके बात दे रही थी। कुछ देर में वही मोमो भी आ गई और वो जख्म के सभी बच्चों को देखकर बोली, क्या ये तेरे बच्चे इतने शैतान हैं ना कि पूछ मत। तू ही इन्हें संभाल सकती है इन्हें, वरना इन्हें संभालना तो किसी के बस की बात नहीं। पर इन्हें देखकर एक बात तो मैं कहना चाहूंगी कि सच में कैसे तूने इतने सालों तक अकेले इन बच्चों को एक साथ संभाल लिया, बिना किसी सपोर्ट के। फादर की जरूरत तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी बच्चों को। मोमो की लास्ट लाइन सुनते ही जख्म ने उसकी तरफ अपनी सर्द निगाहों से देखा, जिससे मोमो हड़बड़ा गई और वो अपने नजरें इधर उधर चुराने लगी। कुछ देर बाद जख्म अपने सभी बच्चों को लेकर वॉशरूम से बाहर आई। उन सबने छोटे छोटे व्हाइट टोवल पहन रखा था, जिसमें वह सभी क्यूट लग रहे थे और उनके गोल मटोल गाल रेड हो गए थे। जख्म ने सभी को एक एक करके उनके कपड़े पहनाए और उनके बाल को सेट कर दिया। फिर खुद भी जाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद जख्मा वॉशरूम से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर पहले से ही ब्रेकफास्ट सर्व था। जख्मा ने अपने सभी बच्चों को उनके प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया और फिर अपने सबसे छोटे बच्चे को गोद में लेकर अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। वही बाकी के बच्चे अपने छोटे भाई आकांश को घूर घूर कर देख रहे थे। ये हमेशा से ही होता था। जख्मा हमेशा अपने छोटे बच्चे को बहुत प्यार करती थी, जिससे उसके बाकी के सारे बेबी
जेलस फील करते थे। जख्म ने अपने सभी बच्चों को देखा जो खा नहीं रहे थे, बल्कि उसे ही देख रहे थे। जख्म ने अपने सभी बच्चों देखा और बोली, लक्ष्य, एकांश, अयांश, अव्यान, देव, तुम सब खा क्यों नहीं रहे? वह सभी सैड फेस बनकर जख्म को देखने लगे, जैसे कहना चाहते हो मम्मा, हम भी आपके हाथ से खाना चाहते हैं। पर अपनी मम्मा के डर से कुछ भी नहीं बोले। मोमो भी वहीं सामने बैठी चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसकी अब हिम्मत नहीं थी कि वो जख्म से कुछ बोले, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को अच्छे से जानती थी कि अगर वो ज्यादा मजाक करेगी तो उसकी फ्रेंड उसे छोड़ेगी नहीं। सभी बच्चों के ब्रेकफास्ट करने के बाद जख्म सभी को देखकर बोली, आप सब एक रूम में बैठकर खेलो, मम्मा को कुछ काम है, ओके। आप सब मम्मा को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करोगे। ये सुनकर सारे बच्चे अपने मासूम से चेहरे के साथ अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोले, ओके मम्मा। फिर वो सभी बगल वाले रूम में जाकर खेलने लगे। मोमो भी उन्हें पास चली गई। वहीं जख्म सोफे पर बैठी और लैपटॉप ऑन कर लिया। उसकी तीखी नजरें लैपटॉप में ही देखे जा रहे थे। उसकी पतली लंबी उंगलियां बड़े ही स्पीड से कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। जख्म जैसे जैसे अपनी उंगलियों को मूव कर रही थी, उसके चेहरे के भाव पल पल बदलते जा रहे थे। कुछ सेकंड बाद जख्म रुकी और एक तीखी स्माइल के साथ बोली, नाउ इट्स टाइम टू रिवेंज। जख्म के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। जो तुमने मेरे साथ किया है, उसका इंटरेस्ट तो तुम्हें देना ही होगा। मैं आज भी उन दर्द को नहीं भूली हूं, और वही दर्द मुझे तुम्हें भी देना है, वह भी विद इंटरेस्ट। जख्म कभी भी किसी पर कुछ उधार नहीं छोड़ती। वो हमेशा सामने वालों को उसका दुगना ही उसे लौट आती है। तो अब अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। ये सब बोलते हुए जख्म का चेहरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। इस वक्त उसके चेहरे पर अलग ही नफरत उभरी हुई थी। केवी इंडस्ट्रीज वहीं दूसरी तरफ बड़ी सी इंटरनेशनल कंपनी के बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने एक केबिन में मूविंग चेयर पर एक शख्स बैठा हुआ था। उस शख्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी गहरी निगाहें लैपटॉप में गड़ी हुई थीं। उसकी उंगलियां बड़े ही स्पीड से कीबोर्ड पर फिसल रही थीं। उस पल पूरे केबिन में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां पर सिर्फ कीबोर्ड पर चल रही उंगलियों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखें सर्द थीं। उसी समय केबिन का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई। उस लड़की ने ब्लू कलर का शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, जो कि उसके थाई तक ही आ रहा था। उसका नेक भी काफी डीप था। चेहरे पर उसने भर भर कर मेकअप लगाया था। वो अपने बालों को झटकते हुए बड़े ही अदा के साथ अपने कमर को मटकाते हुए चलकर उस शख्स के करीब आई और उसकी तरफ झुककर अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, बेबी क्या कर रहे हो? उस लड़की की बात सुन वो शख्स, जो कि कोई और नहीं कायांश वालिया था, वो उसे अपने तीखी निगाहों से ऐसे घूर कर देखा, जैसे मानो कह रहा हो, आंखें खराब हैं क्या? दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं? वही वो लड़की कायांश के तीखी निगाहों को खुद पर महसूस कर डर से 2 कदम पीछे हो गई और फिर अपने धीमी आवाज में बोली, बेबी आज हमने बाहर डिनर करने का प्लान किया था। हम तो तुम टेबल बुक कर लो, हम चलकर डिनर कर लेंगे। कायांश बिना किसी भाव के अपने रुड वॉयस में उस लड़की से बोला। कायांश की बात सुन वो लड़की मुस्कुरा उठी। वो खुशी से आगे बढ़ी, जैसे मानो वो कायांश को गले लगाने वाली हो। पर कायांश के खतरनाक ऑरा को महसूस कर वो तुरंत ही दूर हो गई और अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल ली बोली, थैंक यू बेबी, मैं अभी एक बहुत ही अच्छे होटल में टेबल बुक कर देती हूँ। कायांश ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। वही वो लड़की अपनी बात बोलकर खुशी से मटकते हुए वहां से बाहर चली गई। उसे लड़की के जाने के बाद कायांश ने गहरी सांस लिया, जैसे मानो उसने अब तक अपनी सांस को रोक रखा हो। अब जाकर उसे रिलीफ मिला हो, वो वापस से लैपटॉप पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करने लगा। वह अपने आसपास लोगों की प्रेजेंस से चढ़ता था। वही रात में जख्मत अपने सभी बच्चों को लेकर उन्हें होटल के बैकयार्ड में बने गार्डन में लेकर गई। वो सारे बच्चे गार्डन में यहां से वहां कूद रहे थे और काफी मस्ती कर रहे थे। जख्म अपने बच्चों को सूनी निगाहों से देख रही थी। वहीं उसके पास मोमो भी खड़ी थी। जख्म की नजरें सिर्फ अपने बच्चों पर थीं।
वही गार्डन में टहलने आए लोगों की नजरें जब उन बेबीज पर गए, तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उन सबको देखने लगे। ये सब उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। ना चाहते हुए भी सभी की नजरें बच्चों पर ही जाकर ठहर जाती। वो बच्चे थे ही इतनी क्यूट और चब्बी कि वो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते। ऊपर से एक जैसे चेहरे वाले 6 बच्चे को देख सब और भी ज्यादा हैरत में थे। वहां पर टहल रहे लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यही लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। कुछ को तो चक्कर सा आने लगा था। वहीं सबसे अलग जख्म अपने बच्चों को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तभी उसका छोटा बेबी भागकर जख्म के पैरों के पास आकर लिपट गया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, मम्मा मम्मा। जख्मा अपने बच्चे की आवाज सुन नीचे झुकी और तुरंत उसे अपने गोद में उठा लिया और उसके गालों को सहलाते हुए बोली, हम बेबी व्हाट हैपेंड। मम्मा आप भी हमारे साथ खेलो ना। उस बच्चे ने अपनी बड़े ही प्यारी सी आवाज में जख्म से कहा और अपने नन्हे नन्हे हाथों को जख्म के गालों पर रख दिया। जख्म अपने बच्चे की बात सुन मुस्कुराई और फिर वो सभी के साथ जाकर खेलने लगी। फिर वो अपने बच्चों को खेलता हुआ देख उनके फोटोज और वीडियो बनाने लगी। वही मोमो भी उनके साथ आकर खूब एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग वापस अपने रूम में आए। जख्म सभी बच्चों को डिनर कराकर उनके रूम में सुलाने के लिए आई। वो सभी बच्चे जख्म से लिपटकर सो रहे थे। जख्म सभी के बालों में एक एक करके अपने हाथों को फिरा रही थी। वह सभी बच्चे प्यार से अपनी मम्मा से कुछ न कुछ बोल रहे थे। जख्मा उनकी मासूमियत भरी बातें सुन स्माइल कर रही थी। कुछ देर में जब उसके बच्चे सो गए, तो वो धीरे से उठी और एक एक बच्चों के माथे पर प्यार से गुड नाइट किस किया और वहां से दूसरे रूम में आ गई। रूम में आकर वो वापस से अपना लैपटॉप ओपन करके बैठ गई। वो लैपटॉप में तेजी से अपनी उंगलियों को चला रही थी। बड़े ही कंसंट्रेट होकर वह लैपटॉप में काम कर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। लैपटॉप पर काम करते हुए ही अचानक उसके स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज शो होने लगा। जख्म के हाथों से वो न्यूज क्लिक हो गया। जख्म की नजरें, जो अब तक लैपटॉप स्क्रीन पर चल रही थी, वो न्यूज पर टिक गए। स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही जख्म की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, जैसे मानो वो ज्वालामुखी उगल रहे हैं। वह अपनी दहकती हुई नजरों से लैपटॉप स्क्रीन को घूर रही थी। उस स्क्रीन पर एक लड़की की पिक बार बार फ्लैश हो रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, कायांश वालिया की गर्लफ्रेंड अर्पिता बजाज थी। अर्पिता को देखकर जख्म की आंखें बुरी तरह सर्द हो गईं। उसने गुस्से से तुरंत अपने लैपटॉप को बंद किया और सोफे पर पीछे की तरफ अपने सिर को टिकाकर बैठ गई। जख्म ने अपनी आंखों को बंद किया तो उसकी आंखों के सामने कुछ दर्दनाक चीजों से भरी सीन घूमने लगी। एक लड़की अपने दोनों हाथों को जोड़ गिद्ध गिद्धा रही थी और उसके सामने खद्दी एक लड़की से विनती कर रही थी। वही वो लड़की फर्श पर बेहाल पड़ी। उस लड़की की तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मंगेतर पर अपनी नजर डालने की? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। आखिर तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की उसके पास जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? इतना बोलकर वो लड़की ने खींचकर एक थप्पड़ फर्श पर बैठी लड़की को मारी, जिससे वो लड़की सीधा मुंह के बल जा गिरी। उसके मुंह से खून आ गया। गालों पर भी किसी के नोचने के निशान थे उसके, जिससे खून निकल रहा था। फर्श पर पड़ी लकड़ी अभी संभाल भी नहीं पाई थी कि दूसरी लड़की ने उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उस लड़की के गालों को दबाते हुए बोली, तुझे मैं मौत भी नहीं आने दूंगी। इतना बोलकर वो लड़की तेज तेज हंसने लगी। जिस लड़की के उसने बाल पकड़ रहे थे, उसकी आंखें बह रही थीं और वह बहुत कमजोर नजर आ रही थी। वह अपने हाथ जोड़कर गर्दन न में हिलाने लगी। अचानक ही एक झटके में जख्म की आंखें खुली। उसकी आंखें पूरी ब्लड की तरह रेड हो गई थीं और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू जाकर उसके गालों पर लुढ़क गया, जिन्हें वो बड़े ही बेरहमी से साफ झकड़ते हुए बोली, तुम सबने जितना दिया उतना सुन समेत वापस दूंगी। जख्म अभी सोफे पर बैठी अपनी नफरत को पाल ही रही थी कि तभी वहां पर आकांश अपने नन्हे नन्हे पैरों से भागता हुआ आया और बोला, मम्मा। जख्म ने उस तरफ देखा और देव को अपनी तरफ आता देख बोली, देव तुम सोए नहीं अभी तक बेटू।
देव जख्म का सबसे बड़ा बेटा है। मम्मा मिस यू। नीनी खुल गई। कहते हुए देव जख्म की गोद में चढ़कर बैठ गया। जख्म ने प्यार से देव के बालों में हाथ हाथ फेरते हुए कहा, बेटू जल्दी सोया करते हैं। मम्मा फिर आप क्यों नहीं सोए? देव का सवाल सुनकर जख्म ने उसका कान खींचते हुए कहा, बहुत बोलने लगे हो तुम देव। आहा मम्मा कान दुख रहा है, देव ने दर्द में कहा। जख्म ने उसका कान छोड़ दिया। देव जख्म से लिपट गया और बोला, मम्मा आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। देव के लहजे में उदासी को देखते हुए जख्म बोली, क्यों बेटू, मामा लव्स यू बच्चा। जख्म ने देव के फोरहेड पर किस कर दिया और उसे दुलारने लगी। जख्म समझ रही थी क्योंकि वह देव को वक्त नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसका बेटा आज उसके पास आया है प्यार के लिए। जख्म के दुलारने पर देव खुश हो गया और सकून से आंखें बंद कर जख्म में छूट गया। जख्म की आंखें नम हो गईं। क्या वह अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही? देव को लेकर वह बेड पर आ गई और बच्चों को देखते हुए देव को लेकर सो गई। अगली सुबह जख्म ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने बेटों को देखने लगी और फिर उठकर सबसे पहले फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो मोमो उसके पास कॉफी लेकर आई। वो जख्म को कॉफी पकड़हाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। जख्म ने भी मुस्कुराकर कॉफी उसके हाथ ले लिया और गुड मॉर्निंग विश की। तुम्हारे शैतान बच्चे नहीं दिख रहे लगता है, अभी तक वो सो रहे हैं। मोमो हंसते हुए जख्म से बोली। जख्म अपने बच्चों के लिए शैतान सुन उसे घूरने लगी तो मोमो हंसकर बोली, यार ऐसे घूरो मत। यार मैं बस मजाक कर रही थी, वह तेरे से ज्यादा मेरे हैं। जख्म ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और अपने हाथ में पकड़े कॉफी को पीते हुए ही वहां से सीधे अपने बच्चों के रूम की तरफ बढ़ गई। वही जख्म को जाते देखकर मोमो एक गहरी सांस लेकर बोली, ओ थैंक गॉड कि मैं बच गई, वरना इस डेविल क्वीन का कोई भरोसा नहीं, ये कब मुझ पर भड़क जाए। कहने के लिए तो ये मेरी फ्रेंड है, पर ये हमेशा इतनी रूड रहती है कि मैं डर के कारण कभी कुछ बोल ही नहीं पाती। इसे क्या पता इसकी मासूम से प्यारी सी स्वीट सी फ्रेंड कितना इसे टॉयलेट करती है। जा जख्म जा, तू क्या समझेगी मेरे इस दिल के हाल को। मोमो को मुंह बन गया। ये कभी दो लफ्ज प्यार के नहीं बोल सकती। अब कौन बताए इसे कि इसके बच्चे सिर्फ इसके सामने ही मासूम और भोले हैं और असल में वह कितने ज्यादा बदमाश और शैतान हैं। जख्मा ने धीरे से डोर ओपन किया तो उसकी नजरें बेड पर ठहर गई। एक बड़े से बेड पर उसके 6 बेबी मस्त होकर सो रहे थे। किसी के हाथ दूसरे बच्चे पर थे तो किसी के पैर। सोते हुए भी उन सभी के होठों पर शरारती मुस्कान थी। ये देखकर जख्म हल्का मुस्कुराई और आगे बढ़ी। वहीं उसके पीछे पीछे मोमो भी आ गई। वो भी उन बच्चों को देख हंसने लगी और जख्म की तरफ देखकर बोली, यार तेरे बच्चे ना सच में कमाल है। मैं क्या इनके बारे में बताऊं, हर रोज इनके नए रूप देखने को मिलते हैं। जख्म ने एक नजर अपनी फ्रेंड मोमो की तरफ देखा तो मोमो ने अपने दांत दिखा दिए। फिर जख्म अपने सभी बच्चों के पास गई और एक एक करके सभी के गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटू, वेक अप, इट्स गेटिंग लेट। वही सभी बच्चे अपने मम्मा की आवाज सुन मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलने लगे। आंखें खोलते ही उन सब की नजर अपने मम्मा के चेहरे पर गई। अपनी मम्मा को देखकर वो सभी अपने नन्हे नन्हे हाथों को फैला दिया। जख्म ने सभी को एक साथ ग्रुप हग किया। फिर वो उन सब के बालों को सहलाते हुए बोली, चलो जल्दी से वॉशरूम जाओ, सभी ब्रश करो, मैं भी आती हूँ, तुम लोगों को शावर दिलाती हूँ। सभी हंसते हुए बेड पर से नीचे उतरे और भागते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। जख्म वहीं चेयर पर बैठकर अपनी कॉफी की शिप लेने लगी। कुछ देर बाद जख्म वॉशरूम गई और अपने सभी बच्चों को एक एक करके बाथ देने लगी और उन सबको छोटे छोटे बाथरोब में लपेटकर वॉशरूम से बाहर लाई। सभी यहाँ वहां उछल कूद कर रहे थे। मोमो सबको पकड़ने लगी और परेशान होकर बोली, एकंश, अव्यान, अकंश, यक्ष, देव, उछल कूद करना बंद करो। तुम सब इतने शरारत मत करो, वरना तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मम्मा कितनी स्ट्रिक्ट है और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो तुम सबको पनिश करेगी। अपनी मासी की बात सुन वो सब अपने मासूम निगाहों के साथ जख्म की तरफ देखे जो कि उन्हें ही घूर रही थी। वो सब अपने चेहरे में दुनिया जहां की मासूमियत लाते हुए जख्म की तरफ देखकर बोले, सॉरी मम्मा,
जख्म की गोद में लाक्ष था, जिसे वह टावल में लपेटकर अभी लेकर बाहर आ रही थी। मोमो ने जब बच्चों को जख्म को सॉरी बोलते हुए देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी देर से वह परेशान हो रही है और उसको सॉरी बोलने के बजाय बच्चे अपनी जख्म को सॉरी बोल रहे थे, जिस पर मोमो उन्हें घूर कर देखने लगी। जख्म कुछ नहीं बोली और एक एक करके उन सबको कपड़े पहनाने लगी। इन सब में मोमो भी उसका पूरा हेल्प कर रही थी। कुछ देर बाद जख्म अपने सभी बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। फिर वो उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। जख्म अपने सबसे छोटे बच्चे को अपने गोद में बिठाकर बोली, आकांक्ष आओ बच्चे, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। वही बाकी के बेबीज चेयर पर बैठे हुए आकांक्ष को घूर रहे थे और आकांक्ष तो अपने सभी भाइयों की तरफ देख शरारती स्माइल कर रहा था। कुछ देर में सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया और वहां से अपने रूम में चले गए। जख्म सोफे पर आकर बैठी और लैपटॉप ओपन कर लिया। तभी मोमो उसके पास आकर बोली, जख्म तुझे पता है ना, आज शाम को हमें अवार्ड सेरेमनी में जाना है। मोमो की बात पर जख्म, जो कि अभी लैपटॉप में अपने नजरें गड़ाए हुए थी, वो अपनी नजरों को ऊपर की और उसकी तरफ देखने लगी। जख्म के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। मोमो ने जब उसका अंदाज बदलते हुए देखा तो धीमे से पलकें झपकाई। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव थे, जिसे कहीं ना कहीं मोमो समझ रही थी, पर वो चुप थी। कुछ सेकंड की शांति के बाद जख्म वापस से लैपटॉप पर अपनी उंगलियां तेजी से चलाने लगी और वो बिना किसी भाव के मोमो से बोली, वहां पर सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं। मोमो अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, ऑफ कोर्स सभी आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अवार्ड सेरेमनी है और तुम्हें तो हर साल अवार्ड मिलते हैं, तो क्या तुम इस बार सबके सामने जाना चाहती हो या फिर हिडन? आज मैं खुद जाऊंगी, अपना अवार्ड खुद रिसीव करूंगी। मैं चाहती हूं कि आज की ये सेरेमनी कुछ लोगों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाए। ये सब बोलते हुए जख्म के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी और वो अपने सर्द भरी निगाहों से मोमो की तरफ देखने लगी, जिससे मोमो सब समझ गई और उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद मोमो वहां से दूसरे रूम में चली गई। जख्म लैपटॉप में काम करते हुए ही कुछ सोचकर रुकी और एक खतरनाक स्माइल के साथ घमंड से बोली, आखिरकार आज आमना सामना होकर रहेगा। आज वो दिन आ ही गया जिसे मैं इतने सालों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरी नफरत तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। कुछ के होश उड़ेगे और कुछ के चैन। ये बोलते हुए जख्म इस समय बहुत खतरनाक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भर गईं। शाम के समय में बैंक्वेट हॉल में अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। हॉल के सामने एक के बाद एक कई गाड़ियां आ रही थी। उन सभी गाड़ियों में से बड़े बड़े बिजनेसमैन निकलकर बाहर आ रहे थे। वही हॉल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरामैन के साथ मौजूद थे। उन सभी को ये बात अच्छे से पता था कि आज यहाँ पर इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो उन्हें काफी अच्छी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। इसीलिए सारे रिपोर्टर यहाँ इकट्ठा हो गए थे। हॉल के सामने गाड़ियां खड़ी हो रही थीं और उनमें से एक एक करके बिजनेस बाहर आ रहे थे और बड़े ही स्वैग के साथ वो हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। हॉल के बाहर खड़े रिपोर्टर्स उन सबसे एक के बाद एक सवाल पूछने लगते, जिनका वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए आगे बढ़ जाते। इस बैंक्वेट हॉल के सामने एक बड़ी सी रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। उस कार के रुकते ही सभी की नजरें उस तरफ चली गईं। सारे रिपोर्टर्स भागते हुए उस कार की तरफ बढ़ गए। वो देखो मिस्टर वालिया आ गए। रिपोर्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तुरंत रोल्स रॉयस कार की तरफ बढ़ गए। पर इससे पहले वो सब करके करीब पहुंचते, बहुत सारे गार्ड्स वहां जाकर खड़े हो गए और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। एक गार्ड ने कार के बैक सीट का डोर ओपन किया और कायांश वालिया अपने टक्सीडो सूट के बटन को ठीक करते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौब था। वहीं दूसरी तरफ से कायांश की गर्लफ्रेंड अर्पिता निकली। वह भी बड़े अदा के साथ अपने बालों को झटकते हुए चलकर कायांश के पास आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेबी। जहां कायांश ग्रे कलर के टक्सीडो सूट में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, जो कि लोगों के बीच बहुत आई कैचिंग था, वही उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता ने रेड कलर का वन साइड कट वाला गाउन पहन रखा था।
उसकी गोरी लंबी टांगें उसमें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा रखा था, जिस कारण वो दिखने में खूबसूरत लग रही थी। रिपोर्टर्स दूर से ही चिल्लाते हुए बोली, हेलो मिस्टर वालिया, हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। ये सब बोलते हुए वो सब अपने कैमरामैन से कहकर फोटो भी क्लिक करवा रहे थे, पर वो सब चाहकर भी कायांश की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि गार्ड्स बीच में ही खड़े थे और वो सब रिपोर्टर्स को कायांश के करीब भी नहीं पहुंचने दे रहे थे। कायांश सभी रिपोर्टर्स को इग्नोर करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ गया। रिपोर्टर्स बस पीछे से, सुनिए मिस्टर कायांश वालिया, मिस्टर कायांश वालिया कर कर चलते रह गए, पर कायांश तो जैसे उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। सभी रिपोर्टर्स मायूसी से अपने चेहरे को नीचे झुकाकर खड़े हो गए। उसके बाद और भी बहुत सारे बिजनेसमैन वहां इंटर किए। वो सब रिपोर्टर ने उन सब की फोटोज क्लिक की और कुछ क्वेश्चंस पूछे। कायांश के बैंक्वेट हॉल में जाने के बाद अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो गई, जैसे मानो उसी का सबको इंतजार हो। अपनी तीखी नजरों को उसके पूरे बैंक्वेट हॉल की तरफ घुमाकर देख रहा था। वहां बने एक बड़े से स्टेज पर एक एंकर की एंट्री हुई। वो अपने हाथों में माइक लिए हुए बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोली, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सब लोग अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने आए हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि ये अवार्ड सेरेमनी साल में एक ही बार होता है और हर साल सभी बेस्ट बिजनेसमैनों को ये अवार्ड दिया जाता है। फिर वो पीछे लगे स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस स्क्रीन पर जो जो अवार्ड के नाम फ्लैश होंगे उन सभी को आज अवार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले हम छोटे अवार्ड से स्टार्ट करते हैं। इतना बोलकर वो एंकर स्क्रीन की तरफ मुद्दी और फिर बोली, सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री में न्यू बिजनेसमैन को अवार्ड देंगे। जैसे ही उस एंकर ने ये कहा, वहां पर तालियां की तेज गड़गड़ाहट गूंजने लगी। फिर वो एक शख्स का नाम लेकर बोली, मिस्टर दिग्विजय राणावत को न्यू बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाता है। सभी की नजरें इस हॉल में मौजूद दिग्विजय राणावत पर चली गई। वो भी बड़े एटीट्यूड के साथ चलते हुए स्टेज पर गया और अवार्ड लेकर कुछ शब्द बोले और वापस नीचे आ गया। ऐसे ही करते हुए एक के बाद एक वो एंकर अवार्ड देता गया। सारे अवार्ड देने के बाद लास्ट में एंकर मुस्कुराते हुए बोली, एंड द लास्ट अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका सभी बिजनेसमैन बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसके लिए वो पूरे साल मेहनत करते हैं, वो है वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड। तो अब मैं उसे अवार्ड को देने वाली हूं। इतना बोलकर वो एंकर अपने हाथ में पड़े एनवेलप को ओपन किया और उस एनवेलप पर लिखे नाम को PRH उस एंकर के फेस पर हैरानी और खुशी के भाव आ गए। वो हैरानी के साथ बोली, पिछले 3 सालों से हर बार की तरह इस बार भी बिजनेसमैन के साथ साथ बिजनेस वूमेन को भी नंबर 1 का अवार्ड मिला है। हर बार की तरह इस बार भी वालिया इंडस्ट्रीज के साथ साथ ZA इंटरप्राइजेस को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जैसा कि आप सब अच्छे से पता है कि वालिया इंटरप्राइजेस का CEO कोई और नहीं कायांश वालिया है और वो अभी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं कहूंगी कि मिस्टर कायांश वालिया यहाँ पर आए और अवार्ड ले। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहूंगी कि ZA इंटरप्राइजेस के CEO भी आज इस अवार्ड सेरेमनी में मौजूद है, जिनके लिए हम सब इतने सालों से वेट कर रहे थे। हमेशा से इस अवार्ड को उनका असिस्टेंट ही लेते आया है, पर दिस इज ए ग्रेट न्यूज की ZA कंपनी की CEO मिस जख्म अंदानी भी आज यहाँ पर हम सबके बीच हैं। जैसे ही जख्म का नाम वहां गूंजा, कुछ लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। कायांश की नजरें भी बेताबी से इधर उधर घूमने लगीं। वो भी देखना चाहता था कि आखिर ये जख्म है कौन। हैप्पी न्यू ईयर है, इसलिए आज बड़ा चैप्टर ज्यादा से ज्यादा बुक को रेटिंग दे और अपना ढेर सारा प्यार। हैप्पी न्यू ईयर बोली, एंड लास्ट अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका सभी बिजनेसमैन बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसके लिए वो पूरे साल मेहनत करते हैं। वो है वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड। तो अब मैं उसे अवार्ड को देने वाली हूं। इतना बोलकर वो एंकर अपने हाथ में पड़े एनवेलप को ओपन किया और उस एनवेलप पर लिखे नाम को PRH उस एंकर के फेस पर हैरानी और खुशी के भाव आ गए। वो हैरानी के साथ बोली,
पिछले 3 सालों से हर बार की तरह इस बार भी बिजनेसमैन के साथ साथ बिजनेस वुमेन को भी नंबर 1 का अवार्ड मिला है। हर बार की तरह इस बार भी वालिया इंडस्ट्रीज के साथ साथ जीए इंटरप्राइजेस को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जैसा कि आप सब अच्छे से पता है कि वालिया इंटरप्राइजेस का सीईओ कोई और नहीं कायांश वालिया है, और वो अभी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं कहूंगी कि मिस्टर कायांश वालिया यहाँ पर आए और अवार्ड ले। इसके साथ ही साथ में आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहूंगी कि जीए इंटरप्राइजेस के सीईओ भी आज इस अवार्ड सेरेमनी में मौजूद है, जिनके लिए हम सब इतने सालों से वेट कर रहे थे। हमेशा से इस अवार्ड को उनका असिस्टेंट ही लेते आया है, पर दिस इज ए ग्रेट न्यूज की जीए कंपनी की सीईओ मिस जख्म अंदानी भी आज यहाँ पर हम सबके बीच हैं। जैसे ही जख्म का नाम वहां गूंजा, कुछ लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। कायांश की नजरें भी बेताबी से इधर उधर घूमने लगी। वो भी देखना चाहता था कि आखिर ये जख्म है कौन। बैंक्वेट हॉल जख्म का नाम अनाउंस होते ही सब वहां पर एक्साइटेड हो गए थे ये जानने के लिए कि जीए कंपनी की सीईओ कौन है। वो सब जख्म अंदानी को देखना चाहते थे। कायांश स्टेज पर पहुंच गया था और उसकी नजरें सामने ही टिकी हुई थी। उसी समय जख्म, जिसने इस वक्त बिजनेस सूट पहन रखा था, आंखों में ब्लैक शेड्स लगाए हुए, बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए एंट्रेंस से बैंक्वेट हॉल के अंदर आ रही थी। वही जख्म के पीछे मोमो भी थी। जख्म अपने हाथ में पड़े फोन पर बातें करते हुए आ रही थी। इस वक्त उसके फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस थी और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उसके सारे बच्चे एक दूसरे से चिपक कर अपने मम्मा से बातें कर रहे थे। आप सब बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, और जब तक मैं नहीं आती आपकी नैनी वहां रहेगी। आप लोग उनकी सारे बात मानोगे। मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं सुननी है। जख्म अपने एरोगेंट वॉइस में सारे बेबीज की तरफ देखते हुए बोली। वही वो सभी बेबीज मासूमियत के साथ अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोले, ऑफ कोर्स मम्मा, हम सब बिल्कुल भी शैतानी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल भी उनको परेशान भी नहीं करेंगे। वी आर ए गुड बॉय मम्मा। हम आई नो कि तुम कितने अच्छे और मासूम हो। जख्मा उन सबको अपनी आंखें दिखाते हुए बोली। सारे बच्चे हड़बड़ा गए और फिर एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद जख्मा ने कॉल कट कर दिया। वहीं कॉल कट होते ही उसके सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ इशारा करने लगे। इस समय उनकी नैनी उन सबके लिए स्नैक्स बनाकर लेकर आई। वो सभी बैठकर खाने लगे और फिर इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने अपने अपने आईपैड लिए और उस पर कुछ कनेक्ट करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जख्मा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो अपने हाथ में पड़े फोन को मोमो की तरफ पकड़ाई और स्टेज की तरफ बढ़ गई। जख्मा ने आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था और वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। कुछ ही देर में वो स्टेज पर पहुंची तो जख्म को देखकर वहां खड़ी डी हुए लोग भी खुश लग रहे थे। जख्म की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो जहां भी जाती कोई उसे इग्नोर नहीं कर पाता। वहां हॉल में मौजूद सभी की नज़ारें सिर्फ जख्म पर टिकी हुई थी। कुछ लोग तो गॉसिप करने लगे, अरे ये जख्म अंदानी तो सच में कितनी हूर की परी निकली। वो इतने सालों से कभी भी अपना अवार्ड लेने नहीं आती थी, तो हमें लगा कि जरूर कोई बदसूरत होगी, पर ये तो क्या हुस्न की परी है। और मिस्टर कायांश वालिया के बगल में खड़ी होकर ये पूरी टक्कर दे रही है। शी इज लुकिंग गॉर्जियस एंड स्टनिंग। वाओ। वही थोड़ी दूर पर बैठी कायांश